देखो, आज लेक्चर नंबर 6 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने खत्म किया था वीवीटी थ्योरी। आज शुरू हो जा रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मतलब क्या है। मतलब देखो, एक लिगैंड के प्रेजेंस में मेटल, कौन सा वाला मेटल, ट्रांजिशन वाला मेटल जिसमें डी ऑर्बिटल है, उसका कैसे स्प्लिटिंग होता है। तो स्प्लिटिंग मतलब दो सेट में डिवाइड हो जाता है डी ऑर्बिटल, किसके प्रेजेंस के, लिगैंड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा कि दिस इज अ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस दैट कंसीस्ट हाउ द एनर्जीज ऑफ द डी ऑर्बिटल ऑफ अ मेटल आयन आर अफेक्टेड। तो डी ऑर्बिटल का मेटल आयन कैसे इफेक्ट होता है। तो लिगैंड क्या करता है, मेटल का जो डी ऑर्बिटल है उसको दो सेट में स्प्लिट करता है। ठीक है, एक होता है T2G, दूसरा होता है EG। ठीक है, अभी इसको बताने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, जो अभी हम बताएंगे। तो जो लिखा है बोर्ड में वो लिख लो उसको पहले। यहाँ पे बोला गया है क्या, ये है एक मॉडल है, किसका मॉडल है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। मतलब ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक वाला मेटल है, जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल है, उसने लिगैंड के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अभी उसमें लिगैंड का प्रेजेंस में डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होता है वही हम दिखाएंगे। ठीक है, और जो थ्योरी है इसको नाम क्या था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है ना वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। उसके अंदर क्या है, डी ऑर्बिटल मेटल है, मतलब ट्रांजिशन मेटल है, लिगैंड है। लिगैंड वीक भी हो सकता है, लिगैंड स्ट्रांग भी हो सकता है। लिगैंड स्ट्रांग लिगैंड होगा तो क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड हो जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब नहीं रहेगा तब क्या होगा, स्पिन कम होता जाएगा। स्पिन मतलब ये देखो, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन क्या हो सकता है, प्लस हाफ या माइनस हाफ। अभी देखो इस बॉक्स के अंदर देखो, सपोज इस बॉक्स के अंदर 5d सब शेल है। यहाँ पे देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये और एक हो गया 6। वही जो 5 इलेक्ट्रॉन था सभी का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, प्लस हाफ। स्पिन ओनली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या था, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। अभी कभी यहाँ पे पेयर्ड हो गया तो ये प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हो गया। बट यहाँ पे इसका क्या है, इसका है प्लस हाफ है, इसका प्लस हाफ है, इसका प्लस हाफ है, इसका प्लस हाफ है। तो ऐड करके कितना होता है, 2 हो रहा है। तो स्पिन ज्यादा है, सेम स्पिन ज्यादा है। अभी जब ऑपोजिट वाला स्पिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालेंगे तो ये पेयर्ड हो जाएगा। तो पेयर्ड हो जाएगा मतलब स्पिन डिक्रीज हो रहा है। तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, पेयर्ड हो जाता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, लो स्पिन। अभी लिगैंड वीक लिगैंड होगा तो क्या होगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेगा, मतलब स्पिन ज्यादा है, मतलब ये हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसीलिए जो लिगैंड है, मतलब NH3 लिगैंड है जो ज्यादा यूज होता है। और क्या है, H2 NH3 लिगैंड है, CN माइनस लिगैंड है, ऑक्सलेट लिगैंड है। अभी ये वाला जब लिगैंड है ना, और ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, और वीक लिगैंड के अंदर क्या है, सभी हैलोजन वीक लिगैंड है, वाटर भी वीक लिगैंड है। तो ये कुछ चीज याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये लिगैंड ज्यादा एग्जाम में आता है। CN NH3, ठीक है, हैलोजन H2O, ऑक्सलेट, EDTA ऐसे। तो यहाँ पे EDTA, इथिलीन डाइमीन, ऑक्सलेट, साइनाइड, अमोनिया, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। वाटर एंड हैलोजन वीक लिगैंड है। ठीक है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग लिगैंड जब आएगा तो क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा, मतलब स्पिन डिक्रीज हो रहा है। स्पिन डिक्रीज हो रहा है इसीलिए कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी जब वीक लिगैंड रहेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रह जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी इसके बाद हम इसका थ्योरी में चले आते हैं। देखो तो अभी देखो, ट्रांजिशन मेटल में ट्रांजिशन मेटल में हमने जो लिगैंड लिया है, लिगैंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको हम पॉइंट चार्ज से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, लिगैंड
ट्रांजिशन मेटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब लुईस बेस, एनायनिक हो, कैटायनिक हो, न्यूट्रल हो, जो भी हो, पॉइंट चार्ज, इसको पॉइंट चार्ज मतलब ये चार्ज डोनेट कर सकता है, ठीक है। अभी देखो कोई एक कॉम्प्लेक्स में क्या है, कॉम्प्लेक्स में एनायन है, ठीक है, जिसका चार्ज है नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स में एनायन है तो एनायन का चार्ज नेगेटिव होगा। अभी क्या हुआ, वहां पे हमने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को लिया, उसने क्या किया, मेटल एटम को कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो हो गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। अभी मेटल का क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्सेस। तो यहाँ पे लिगैंड लिगैंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ पे रहेगा तो डाइपोल मीन्स टू पोल, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, यहाँ पे भी वही है। लिगैंड एनायन बिकम सिंपली अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तब क्या हो रहा है, a neutral molecule with its electron pair that it donate to metal atom is replaced by a negative charge, represent the negative end of the molecular dipole। तो molecular dipole क्या हो गया, ligand इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो नेगेटिव चार्ज, और जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब मेटल एटम, वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया क्या, मॉलिक्यूलर डाइपोल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी में हम आएंगे। देखो ये थ्योरी सी क्या बोल रहा है, देखो तो लिगैंड ने जो फील्ड क्रिएट हो किया है वो नेगेटिव चार्ज है। अभी मेटल जो है उसका 5d ऑर्बिटल, अभी 5d ऑर्बिटल इनिशियली उसका सेम एनर्जी है। तो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस नेगेटिव चार्जेस द 5d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम नो लॉन्गर हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी। जब d ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहता है, 5d ऑर्बिटल का एनर्जी जब सेम रहता है उसको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब जब डी ऑर्बिटल पास डी ऑर्बिटल का जब एनर्जी सेम नहीं रहेगा तब हम क्या कहेंगे, नॉन डिजेनरेट। तो यहाँ पे यही बोला गया है क्या, लिगैंड के प्रेजेंस में 5d ऑर्बिटल दो सेट में स्प्लिट कर जाता है, मतलब 5d ऑर्बिटल जो है उसका एनर्जी अभी सेम नहीं है, मतलब डिजेनरेसी लॉस्ट हो गया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है देखो, the 5d orbital of the metal atom no longer have exactly the same energy। तो एनर्जी सेम नहीं है तो क्या हुआ, डीजेनरेसी लॉस्ट हो गया। इसी को क्या कहते हैं, देखो स्प्लिटिंग ऑफ 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, ये इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। डीजेनरेट डीजेनरेट मतलब सभी ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, उसको हम डीजेनरेट डी ऑर्बिटल कहते हैं। 5d ऑर्बिटल का एनर्जी पहले सेम था, अभी लिगैंड चलाया तो डी ऑर्बिटल का जो डीजेनरेसी हो लॉस्ट हो गया। अभी डी ऑर्बिटल का जो पास डी ऑर्बिटल का एनर्जी अभी डिफरेंट है, तो नॉन डिजेनरेट स्टेट चलाया और डिजेनरेसी लॉस्ट हो गया, ठीक है। इनटू सेट ऑफ दो सेट में ये स्प्लिट कर जाता है। तो ये स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं, देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्योंकि मेटल और लिगैंड एक साथ होके जो कंपाउंड तैयार करते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, वो क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। अभी वो मेटल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। और जो स्प्लिटिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एग्जाम में क्रिस्टाइन स्टाइन के लिए सपोज व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ सकता है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज डीजेनरेसी, इसके बाद देखो द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग। अभी देखो डीजेनरेसी लॉस्ट हो रहा है तो स्प्लिटिंग कितना होगा, माने दो सेट ऑफ डी ऑर्बिटल क्रिएट होगा, वहां पे जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा। स्प्लिटिंग डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, नेचर ऑफ लिगैंड, लिगैंड वीक लिगैंड है या स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। इसीलिए हमने बोला क्या, देखो स्प्लिटिंग ऑफ द मेटल डी ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड नंबर ऑफ लिगैंड्स सराउंडिंग इट। तो कितना लिगैंड है, 4 लिगैंड होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, 2 लिगैंड होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा, 6 लिगैंड होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। बाद बाकी जो बात हम नहीं कर रहे मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्राइगोनल प्लेनर, वो एग्जाम में नहीं आता, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वो भी एग्जाम में नहीं आता, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मतलब लीनियर स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब 6 लिगैंड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और
चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। तो मेटल आयन के ऊपर कितना चार्ज है, तो स्प्लिटिंग कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। यूजुअली क्या होता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होता है। और एक टाइप का स्प्लिटिंग होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का कोई स्प्लिटिंग नहीं होता है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो स्प्लिटिंग है वो थोड़ा सा कम है कंपेयर टू द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी लास्ट पॉइंट पे हम चले आएंगे, लास्ट पॉइंट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। तो अभी मेटल डी ऑर्बिटल का कितना स्प्लिटिंग होगा, वो स्प्लिटिंग से हम क्या निकाल सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है वो कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, वो हो जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, वो भी हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है म्यू एस इज इक्वल टू रूट ओवर एन इंटू एन प्लस टू। एन हो जाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। पैरामैग्नेटिक होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट उनको डिटरमाइन करना पड़ेगा फॉर्मूला से रूट ओवर एन इंटू एन प्लस टू, जहाँ पे एन अगेन क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्या स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब कलर, मतलब जो कॉम्प्लेक्स हमको दिखता है वो यूवी रीजियन में है या विजिबल रीजियन में है या इंफ्रारेड रीजियन में। हमको मालूम है क्या, यूवी रीजियन के बाद क्या आता है विजिबल रीजियन, विजिबल रीजियन बाद इसके बाद क्या आता है इंफ्रारेड। मतलब यूवी से इंफ्रारेड में जब जाओगे तो वेवलेंथ लैम्डा इंक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी न्यू डिक्रीज कर जाएगा, फ्रीक्वेंसी न्यू डिक्रीज कर जाएगा। और हमको को मालूम है, हमको मालूम है, हमको प्लैंक्स का जो क्वांटम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसमें हम क्या बोलते हैं, देखो E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। इसका मतलब जो एनर्जी इस स्प्लिटिंग में मेटल, मेटल का जो डी ऑर्बिटल है उसका जो स्प्लिटिंग में जो एनर्जी हमको जरूरत है, ज्यादा एनर्जी जरूरत होगा तो वेवलेंथ कम होगा, कम एनर्जी होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो वेवलेंथ ज्यादा होगा तो ये यूवी नहीं हो सकता है, विजिबल रीजियन हो सकता है, ज्यादा होगा तो इंफ्रारेड हो सकता है। अभी देखो यूवी रीजियन, वेवलेंथ यूवी रीजियन में हो जाएगा तो नेकेड आई में हम देख नहीं सकते, खाली आंख में खाली जगह देखते पारबो ना। विजिबल हो जाता है तो नेकेड आई में हम देख सकते, इंफ्रारेड हो जाएगा तो खाली आंख से हम नहीं देख सकते। यही होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। कोई कोई कॉम्प्लेक्स हमको कलरलेस दिखता है, क्यों, वो विजिबल रीजन में नहीं आता है, इसीलिए कलर को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कलर दिखता है क्योंकि मैक्सिमल विजिबल रीजन में आता है। विजिबल रीजन में आता है तो कलर क्यों दिखता है, क्योंकि डी डी मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल से और एक डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, ट्रांसफर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं डी 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 ट्रांजिशन। मतलब एक डी सेट ऑर्बिटल से और एक डी सेट ऑफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अभी देखो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो समझ में आ जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है। कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स कलरलेस दिखता है, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स कलर दिखता है, तो जो विजिबल रीजन में आता है उसको हम उसका प्रॉपर कलर हम देख सकते हैं। जो यूवी रीजन में आएगा, जो इंफ्रारेड रीजन में आएगा, वो क्या होता है, वो खाली आंख से दिखाई नहीं देता है, तो जिसका कलर हम देख ही नहीं सकते तो कलरलेस लगेगा ना, वही होता है। तो कुछ कुछ कंपाउंड का कलर हम नहीं देख सकते मतलब वो विजिबल रीजियन में नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद हम इसका स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल में अभी चले आएंगे। देखो अभी देखो इनिशियल ये हो गया एनर्जी एक्सिस। तो पहले हमने क्या बोला, मेटल का जो 5d ऑर्बिटल है उसका एनर्जी मिनिमम होता है और इनिशियली सभी 5d सबशेल और ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मेटल का जो 5d ऑर्बिटल है वो डीजेनरेट स्टेट में रहता है। ठीक है, तो अभी पहले वाला देखो ये स्टेप 1 हो गया जहाँ पे मेटल का 5d सबशेल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हो गया स्टेप 1 जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहता है सभी डीजेनरेट स्टेट में रहता है। डीजेनरेट स्टेट मतलब सभी का एनर्जी सेम है, डीजेनरेट स्टेट।
ओके, अभी क्या होता है, अभी इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड और बाहर से थोड़ा सा एनर्जी हम सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स तैयार होता है बाहर से हमको थोड़ा सा हीट देना पड़ता है, तभी रिएक्शन होता है। तो हमने बाहर से हीट दे दिया, हीट देने के बाद देखो इनिशियली जो 5d ऑर्बिटल है, 5d ऑर्बिटल जो अभी प्रेजेंट है, इनिशियल इसका एनर्जी एकदम कम है। देखो कहाँ पे है, या एनर्जी यहाँ पे है। अभी थोड़ा एनर्जी हम बढ़ा देंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, मतलब एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा, तो एनर्जी बढ़ गया। जब एनर्जी बढ़ गया तभी तो ट्रैवल शुरू होगा। क्यों? जब एनर्जी बढ़ गया तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला आया। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टेप 2 और एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट जहाँ पे क्या होता है, डीजेनरेसी लॉस्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेप जो होता है एक्साइटेड स्टेप, जहाँ पे डीजेनरेसी लॉस होता है। क्यों? बाहर से हमने एनर्जी सप्लाई किया, अभी हमारे पास दो सेट ऑफ ऑर्बिटल है, एक क्या है dx2 माइनस y2 और dz2, ये अलोंग द एक्सिस बराबर है, और एक सेट ऑफ ऑर्बिटल है dxy dyz dzx, वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। तो क्या होगा, दो सेट ऑफ ऑर्बिटल है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखो एक सेट ऑफ ऑर्बिटल क्या है dx2 माइनस y2 dz2, ये दोनों ऑर्बिटल क्या है, अलोंग द एक्सिस है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस। और एक सेट ऑफ ऑर्बिटल है dxy dyz dxz, ये सेट ऑफ ऑर्बिटल क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन एक्सिस। तो ये दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल के बीच क्या होता है, ये दोनों सेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी बाहर से हमने एनर्जी दिया तो क्या हुआ, इन दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल में रिपल्शन हो गया। ज्यादा रिपल्शन हो गया तो क्या हो गया, ये दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल एक जगह पे नहीं रहेगा, मतलब इसका एनर्जी सेम नहीं रहेगा, डीजेनरेसी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, और ये 5d ऑर्बिटल दो सेट में स्प्लिट कर जाएगा। देखो दो सेट में स्प्लिट कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डीजेनरेसी इज लॉस्ट, खत्म हो रहा है, एनर्जी सेम नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, देखो यहाँ पे ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखो dxy dyz dxz, इसका जो एनर्जी है, पहले जो एनर्जी था उससे इसका एनर्जी डिक्रीज कर गया, और dx2 माइनस y2 और dz2 का एनर्जी देखो बढ़ गया। तो ये जो है ये ओरिजिन है, जहाँ पे एक्साइटेड स्टेट के बाद यहाँ पे एनर्जी था सभी शेल का, ये ओरिजिन को हम क्या कहते हैं, बैरी सेंटर, BARY बैरी सेंटर, मतलब एनर्जी सभी का इस तक ठीक था। अभी दो सेट स्प्लिट कर गया तो dx2 माइनस y2 और dz2 का देखो एनर्जी बढ़ गया। देखो यहाँ पे एनर्जी था, अभी बढ़ के क्या हो गया, ये हो गया। तो एनर्जी जो था उससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ऑर्बिटल अनस्टेबल हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेबिलाइज स्टेट। नींद आ रहा है तो पानी दो। तो ये जो बैरी सेंटर से ये जो ऊपर वाला जो स्टेट है, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेबिलाइजेशन एनर्जी, डिस्टेबिलाइजेशन एनर्जी। और dx2 dxy dyz dxz इसका एनर्जी डिक्रीज हो गया, तो विथ रेस्पेक्ट टू बैरी सेंटर इसका एनर्जी डिक्रीज होगा, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अभी देखो ये दो सबसेल dx2 माइनस y2 dz2 को एक साथ हम क्या बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं क्या, EG, E सबस्क्रिप्ट में G, और ये तीनों को एक साथ में क्या बोलते हैं, T2G। इसका
नाम क्या है अभी बताऊंगा, ये डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो, ये डायग्राम पहले ड्रॉ। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, T2G का एनर्जी कम है, Eg का एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। T2G इसका फुल फॉर्म क्या है देखो, और Eg इसका फुल फॉर्म क्या है। T मतलब ट्रिपलेट, ठीक है। T हो गया ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, इसीलिए ट्रिपलेट, ठीक है। G क्यों है ये मैं बताऊंगा, पहले E क्या है ये बता दूं। E मतलब हो जाता है डबलेट, 2 ऑर्बिटल है। ट्रिपलेट में 3 ऑर्बिटल है, ये कितना, कौन सा DXY, DYZ, DXZ। डबलेट में क्या है, DX2 माइनस Y2, DZ2, ये डबलेट है। G मतलब क्या है, G मतलब जेराड। जेराड का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल। क्यों सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल पोजीशन। सिमेट्रिकल का मतलब ये तीनों ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन सेम है, मतलब ये तीनों ऑर्बिटल क्या होता है, इसका लोब इन बिटवीन एक्सिस है। और ये क्या है, dx2 माइनस dz2, ये अलोंग द एक्सिस है। मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो याद आ जाएगा। देखो ये हो गया dxz, ये x ऑर्बिटल है, z ऑर्बिटल, लोब क्या है, इन बिटवीन एक्सिस है, इन बिटवीन। देखो ये dxz है और dxy कह सकते हो, dxy। तो यहाँ पे लोब क्या है, इन बिटवीन एक्सिस है। अभी इसके बाद देखो dyz का ड्रॉ करूंगा, देखो ये हो गया y, ये हो गया z। देखो लोब इन बिटवीन द एक्सिस है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ पे भी लोब इन बिटवीन एक्सिस, यहाँ पे भी लोब इन बिटवीन एक्सिस। अभी देखो dxz को देख लो, ये हो गया x, ये हो गया z, तो ये भी इन बिटवीन एक्सिस है, लोब इन बिटवीन एक्सिस, इसीलिए सिमेट्रिकल है। देखो ये तीनों का देखो ओरिएंटेशन सेम है, तीनों इन बिटवीन एक्सिस है, इसीलिए जेराड है। जेराड मतलब सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब स्ट्रक्चरली सेम है, मतलब मिरर रखोगे तो आइडेंटिकल इमेज आएगा, ठीक है ना। इसीलिए जी हमने ये तीनों आपस में सेम है। अभी डबलेट, डबलेट का देख लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लोब अलोंग द एक्स एक्सिस, लोब अलोंग द वाई एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस बराबर लोब है यहाँ पे। डी जेड, डेट का देख लो, ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस बराबर ये लोब है, और इस लोब को रोटेट कर रहा है और एक पाथ। तो देखो ये दोनों में लोब अलोंग द एक्सिस है, इसीलिए हमने क्या किया, जेराड का। डिफरेंस क्या है, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स में ट्रिपलेट का एनर्जी बैरी सेंटर से डिक्रीज हो रहा है और डबलेट का एनर्जी बैरी सेंटर से इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। अभी फिर से वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखो फिर से वो डायग्राम अभी ड्रॉ करेंगे। क्यों, फिर से ओनली जहाँ पे वो स्प्लिट हो रहा है ना, वो वाला ही सिर्फ ड्रॉ करेंगे, सिर्फ वो वाला। तो यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हमको करना है, बट अभी हम नहीं दिखाएंगे। स्टेप 1 हमको मालूम है, ये हो गया एनर्जी एक्सिस। स्टेप 1 जहाँ पे 5d ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है। स्टेप 2 में क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज होके एक्साइटेड हो जाता है, तब वहां पे स्प्लिटिंग होता है। तो ये स्प्लिटिंग वाला स्टेट से हम दिखाएंगे, यहाँ से दिखाएंगे। देखो ये स्प्लिटिंग वाला जो स्टेट है, स्टेप 2 से हम दिखाएंगे फिर से। ये स्टेप 2 था जहाँ पे डीजेनरेसी लॉस कर गया था। यहाँ पे क्या था, बैरी सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू दैट यहाँ पे स्प्लिट होता है। ये हो गया बैरी सेंटर, हो गया बैरी सेंटर, ठीक है। हाँ, अभी देखो यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज कर गया। देखो अभी देखो ये हो गया क्या, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये हो गया dx2 माइनस y2, dz2। इसको हम एक साथ क्या कहते हैं,
Eg, और इसको हम एक साथ T2G कहते हैं। ये हो गया बैरी सेंटर, ठीक है। अभी देखो ये, तो इसमें देखो Eg का एनर्जी जितना इंक्रीज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू बैरी सेंटर, T2G का एनर्जी उतना ही डिक्रीज कर गया फ्रॉम द बैरी सेंटर। तो देखो बैरी सेंटर से Eg का एनर्जी जितना बढ़ गया, T2G का एनर्जी उतना ही डिक्रीज हो गया। अभी ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो टोटल जो एनर्जी है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं क्या? 0.6 डेल ओ। और यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 0.4 डेल ओ। ठीक है, ये 0.6 ये 0.4, ये मामला क्या है? और ये डेल ओ क्या है? देखो यहाँ पे दो शेल का जो एनर्जी है 0.6 से, यहाँ पे 3 सब शेल का एनर्जी है 0.4 डेल ओ है। डेल मतलब क्या है? तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको हम क्या कहेंगे? CFAC, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी हो गया, ठीक है। अभी क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी हमको कैसे कैलकुलेट करने को मिलेगा? देखो कैसे हमको CFAC क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने को मिलेगा। अभी ये डेल क्या है? डेल मतलब एनर्जी है। ये वो क्या है? फॉर ऑक्टेड्रल फील्ड। इसको हम लिखेंगे क्या? क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डेल ए को, डेल ओ का मतलब है, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल होता तो डेल टी लिखते हैं हम। तो यहाँ पे एनर्जी इतना है, यहाँ पे एनर्जी इतना है। अब हमको कैसे कैलकुलेट करने को मिलेगा? तो क्या इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी कितना है? तो कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कैसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी हमको कैलकुलेट करने को मिलेगा। ये हो गया ना, ये वाला डायग्राम हो गया ना। अभी लिखेंगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ CFAC। किस कैसे हमको कैलकुलेट करेंगे CFAC? CFAC कैसे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा? देखो कैलकुलेशन ऑफ, तो लिखेंगे हेडिंग देके क्या? कैलकुलेशन ऑफ CFAC क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैसे करेंगे? देखो फॉर ऑक्टाहेड्रल CFAC, फॉर ऑक्टाहेड्रल CFAC इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू हो जाएगा क्या? -0.4 n T2G प्लस 0.6 n EG ब्रैकेट क्लोज डेल O प्लस पेयरिंग एनर्जी। ये जो फॉर्मूला है ये ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, ठीक है। उसको लिख लो पहले। तो हमको फॉर्मूला आ गया क्या? ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए -0.4 NT2G। इसका मतलब क्या हुआ? डायग्राम जो पहला वाला डायग्राम उसको देखो पहले, जो जहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रहा है वहां पे देखो बैरी सेंटर के रेस्पेक्ट में T2G का एनर्जी डिक्रीज हो गया है, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना एनर्जी डिक्रीज होता है? -0.4 डेल ओ, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे है? T2G। तो बैरी सेंटर के रेस्पेक्ट में T2G का एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हमने माइनस साइन दिया है ईच इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अभी देखो बैरी सेंटर के रेस्पेक्ट में Eg का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ईच इलेक्ट्रॉन के लिए कितना एनर्जी इंक्रीज हो रहा है? 0.6 डेल ओ। डेल ओ मतलब
क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी हमने दो एग्जांपल दिया, Na4 Fe यहाँ पे Na4Fe दोनों को जगह पे देखो 6 लिगेंड है। देखो लिगेंड 6 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पे भी लिगेंड 6 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टेहेड्रल। दोनों का स्ट्रक्चर ऑक्टेहेड्रल है। डिफरेंस क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर ऑक्टेहेड्रल, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे Cn लिगेंड है तो Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया। यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन F माइनस वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो फील्ड क्रिएट करता है वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है, और वीक लिगेंड जो फील्ड क्रिएट करता है जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रह जाता है। ठीक है, अभी देखो ये कॉम्प्लेक्स का CFEC निकालेंगे, ये कॉम्प्लेक्स का CFEC पहले निकालेंगे। ठीक है, अभी इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकालना पड़ेगा, वही हमको चाहिए। देखो तो पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स Na4FeCN6, यहाँ पे ये जो डी ब्लॉक मेटल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो डी ब्लॉक मेटल है ट्रांजिशन मेटल, उसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, एक एक के लिए +1। कितना है सोडियम, 4 है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम नहीं है, X+X। Cn का ऑक्सीडेशन नंबर एक एक के लिए -1। कितना Cn है, 6 इंटू -1, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे X क्या हो जाएगा, 4 इंटू +1 +4, यहाँ पे -4 हो जाएगा राइट हैंड साइड में। 6 इंटू -1 -6 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, +6 हो जाएगा तो हमको मिलेगा क्या, +2। तो आयरन का चार्ज होगा यहाँ पे +2। ठीक है, अभी देखो तो आयरन एटॉमिक नंबर कितना है, 26। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन नियरेस्ट इनर्ट गैस जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो 18 को प्लेस करने के बाद हमको कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एटॉमिक नंबर 26 है, 18 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बिठा दिए, हाथ में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ इसके बाद क्या आएगा, 4s2, तो 18 + 2 20 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3d6। अभी यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो Fe जब 2+ हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4s से, क्योंकि 4s और 3d में 4s का क्वांटम नंबर ज्यादा है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये हो गया क्या, 3d6। अभी Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पहले हम लिखते थे 1 2 3 4 5 6, ये 3d6 था। अभी Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हाँ Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है। अभी क्या करेंगे, इसका CFEC अभी ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे ये टोटल क्या है, CFEC है, ये हो गया वेरी सेंटर, यहाँ पे एनर्जी रेज्ड हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ये होता है क्या, dx2 - y2 dz2, इसको एक साथ हम क्या कहते हैं, Eg। इतना डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकेंगे तो इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये हो गया dxy dyz dxz। तो हमारे हाथ में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। हाँ हमारे हाथ में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। अभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो लोअर एनर्जी कैसा है, किसका है, dxy yz zx। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालेंगे। अभी Cn- है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, पेयर्ड हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, पेयर्ड हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, पेयर्ड हो गया। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन Eg में नहीं गया, सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला आया, T2G में।
क्योंकि लिगैंड स्ट्रांग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पेयर्ड हो जाता है। तो इसका CFEC कितना होगा, तो हमने क्या बोला, -0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक है। डेल O और EG पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे देखो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, यहाँ पे कितना पेयर है, 1 पेयर है, यहाँ पे 2 पेयर है, यहाँ पे 3 पेयर है, तो +3 3p, 3 पेयरिंग एनर्जी 3p, ये हो गया Na4Fe6 का पेयरिंग क्रिस्टल फिल्म स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो फॉर्मूला हमने क्या बताया था, फॉर्मूला हमने बताया था, देखो फॉर्मूला हमने बताया था CFAC इक्वल टू क्या हो गया, 0.4 देन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, थर्ड ब्रैकेट क्लोज डेल O प्लस पेयरिंग एनर्जी PE। अभी देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है यहाँ पे Na4Fe6 Cn- के प्रेजेंस में ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये पेयर्ड हो जाता है। कैसे पेयर्ड होगा, इन CFT पे, CFT में ये कैसे पेयर्ड होगा, पहले 6 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाले, यहाँ पे डाले, यहाँ पे डाले, हाथ में फिर भी 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसको पेयर करेंगे, इसको पेयर करेंगे, इसको पेयर करेंगे, तो 3 पेयर हो गया। अभी देखो T2G में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 0.4 इंटू नंबर इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 0.4 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नहीं बिठाएंगे। पेयर कितना हुआ, 3 हुआ, इसीलिए 3p हमने डाल दिया, ये हो गया। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जब CFEC हमको कैलकुलेट करने को मिलेगा तो पहले क्या करेंगे, पहले जो ये डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे CFT का जो डायग्राम है, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, जिस सब सेल और सेल में और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम है, वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो यहाँ पे T2G और EG के अंदर, T2G और EG के अंदर T2G का एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे एंटर करेगा। अभी यहाँ पे Cn- लिगैंड है, यहाँ पे क्या है, Cn- लिगैंड FeCN6 है, और यहाँ पे सामने क्या है, सामने Na4 है, तो यहाँ पे Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इसीलिए क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। तो इसीलिए पहले जब एक एक करके इलेक्ट्रॉन दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया, हाथ में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ये Dx2-y2 Dz2 के जाने के बदले ये T2G में चला आ रहा है, क्योंकि Cn लिगैंड क्या कर रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पहले पेयर्ड करेगा। इसीलिए जो नीचे वाला जो ऑर्बिटल जिसके एनर्जी कम है वो पहले पेयर्ड होगा। तो यहाँ पे पेयरिंग हो गया, यहाँ पे पेयरिंग हो गया, यहाँ पे पेयरिंग हुआ, तो ये तीनों पेयरिंग के होने के बाद हमारे पास हाथ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन EG में प्रेजेंट नहीं है। अब ये वीक फील्ड लिगैंड होता तो क्या होता, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता, क्योंकि इसके एनर्जी कम है। अभी F6 फ्लोरीन वीक लिगैंड, तो एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, हाथ में 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद तब भी हाथ में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको पेयर कर देगा। अभी देखो, अभी मैं जो डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ नेक्स्ट कंपाउंड का, देखो उसका देखो, तो ये था क्या, नंबर 2 वाला था क्या, Na4Fe6, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको ये D ब्लॉक जो मेटल है ट्रांजिशन मेटल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सोडियम +1 ऑक्सीडेशन नंबर, कितना सोडियम है, 4, प्लस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम नहीं, X, प्लस फ्लोरीन कितना है, 6 है, एक एक फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज कितना है, -1, ओवरऑल चार्ज 0 हो जाता है, तो X कितना होगा, +6 -4 हो गया, +2, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो आयरन जब +2 होगा
जो पहले बार किया था उसका उसका उसी की तरह होगा। तो आर्गन रह जाएगा और 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d6, ठीक है। 3d6 आ गया, मतलब ये इसको देखो, इसका CFT भी ड्रॉ करेंगे, देखो ये एनर्जी हो गया। अभी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था पहले, अभी 6 इलेक्ट्रॉन था, देखो यहाँ पे पहले 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। ये स्टेप 2 का है यार। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अभी इसको क्या करेंगे, इसको एक्साइटेड स्टेट मतलब T2G और EG में डालेंगे इसको। तो ये हो गया क्या EG, और ये हो गया क्या हमारा T2G, मतलब DXY DYZ DXZ, ये एक साथ इसको हम क्या बोलेंगे, T2G। ये हो गया हमारा बैरी सेंटर, ठीक है। हमारे हाथ में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया DX2 माइनस Y2, ये हो गया DZ2। तो देखो यहाँ पे जो लिगैंड है ये वीक फील्ड लिगैंड है, तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेगा। तो हमारे हाथ में 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर्ड रहेगा मतलब स्पिन ज्यादा है, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड रह जाएगा, ये अनपेयर्ड रह जाएगा, ये अनपेयर्ड रह जाएगा, ये अनपेयर्ड। तीनों इलेक्ट्रॉन हमने प्लेस कर दिया। हमारे हाथ में अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जाने के बाद हमारे पास और एक हाथ में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो बाई चांस यहाँ पे पेयर्ड होना ही होगा, क्योंकि हाथ में जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, जहां पे भी जाएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब इसका एनर्जी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो इसका CFC हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, तो Fe2 प्लस यहाँ पे है। अभी देखो CFC कितना होगा, देखो माइनस 0.4, T2J में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन इंटू 4 हो गया, ठीक है। प्लस EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 0.6 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज डेलो, प्लस पेयरिंग कितना है, 1 है, तो पेयरिंग एनर्जी ओनली P हो जाएगा, PE और P। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू माइनस 4 माइनस 1.6 प्लस 0.6 इंटू 2 कितना होता है, प्लस 1.2 डेलो प्लस P। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके कितना मिलेगा हमको, माइनस 0.4 डेलो प्लस P आ गया इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, ठीक है। इसको लिख लो अभी। तो यहाँ पे एक चीज तो साफ साफ दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि लिगैंड वीक है। तो वीक लिगैंड जब होगा तब क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब स्पिन ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन। तो वीक फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसका ये हाई स्पिन होगा या लो स्पिन, क्या होगा, हाई स्पिन होगा। तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे क्या, कंक्लूजन में हम लिखेंगे क्या, द कॉम्प्लेक्स इज। तो पहला वाला था क्या, तो Na4 FeCN होल 6, ये एक कंपाउंड है, और एक कंपाउंड क्या है, Na4 FeF6, ठीक है। यहाँ पे लिगैंड स्ट्रॉन्ग था इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड हो गया था। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा मतलब स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैंसिल होगा, एक क्लॉकवाइज था और एक एंटी क्लॉकवाइज था, पेयर्ड मतलब, तो स्पिन तो जीरो हो गया ना। तो स्पिन जीरो मतलब क्या हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड तो हम लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड low spin complex is formed. Low spin complex is formed. अभी जब लिगैंड वीक होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रह जाएगा, तो क्या होगा, तो वीक लिगैंड इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगैंड लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म।
इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड ligand, WFL मतलब weak field ligand, high spin complex is formed. ठीक है ना, इसको याद रखना पड़ेगा। अभी मैं 2 प्रॉब्लम दूंगा, वो 2 प्रॉब्लम तुम लोगों को अभी सॉल्व करना पड़ेगा। देखो एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, EG में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमको मालूम है। क्या फॉर्मूला? म्यू एस, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, √n इंटू n+2 bm। bm मतलब बोर मैग्नेटॉन, जहाँ पे n क्या होता है? n मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूला का बेसिस से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये तो अभी कराया था, CFSE कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला काम क्या होगा? जो भी मेटल दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल, उसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालो। निकालने के बाद जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हट जाएगा। हटने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, उसके आने के बाद लिगैंड को कंसीडर करना पड़ेगा। लिगैंड स्ट्रांग है या वीक है? वीक लिगैंड होगा तो क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेड ही रह जाएगा। स्ट्रांग लिगैंड CN हो जाएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। मैं 6 मिनट दे रहा हूँ, मैक्सिमम 8 मिनट इसके अंदर करो जल्दी से। पहला वाला क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? देखो तो ये हो गया हमारा एनर्जी एक्सिस। ठीक है, अभी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हम करना पड़ेगा ऑक्टेडल फील्ड के लिए। नीचे जो एनर्जी था, नीचे जिसका एनर्जी है वो है T2G का है, जहाँ पे DXY है, DYZ है और DXZ है। ऊपर में 2 सब शेल है जिसको हम EG कहते हैं। वहां पे क्या है? DX2 - Y2 है और DZ2 है। ठीक है, यहाँ पे पहले बोल दिया क्या? T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन, और EG में 2 इलेक्ट्रॉन। तो T2G में देखो 3 सब शेल है, एक एक सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 3 सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 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 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। हो गया, T2G 6 हो गया। ठीक है, T2G 6 यहाँ पे हो गया। EG2 तो DX2 - Y2 में 1 इलेक्ट्रॉन, DZ2 में 1 इलेक्ट्रॉन। हो गया। तो यहाँ पे देखो T2G में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं। EG में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड है। EG তে 2 इलेक्ट्रॉन ही अयुग्म इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे? देखो अभी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट √μs is equal to √n into n+2 bm। तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, n मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो n के जगह पे 2 बिठाएंगे, इस n के जगह पे भी 2 + 2, तो कितना हो जाएगा? देखो 2 + 2 4, 4 into 2 √8। √8 को जब बाहर से निकालेंगे तो आएगा क्या? 2.83। ये वैल्यू तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। √8 का बाहर में जब निकालेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 2.83। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन जब 2 होगा तब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? √8। अनपेड इलेक्ट्रॉन जब 2 तब मैग्नेटिक मोमेंट √8। √8 मतलब 2.83। ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ाया था, ये हमने बोल दिया था पहले ही बोल दिया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हुआ था पहले ही बोल दिया था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आ गया। ठीक है ना, इसको लिख लो। इन चारों में क्या है? इन चारों में किसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी 0 है? ये क्वेश्चन का आंसर हमको निकालना है। देखो
एक एक करके हम करेंगे तो नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन है जी, वो भी समझ में आ जाएगा। समझो मैं एक्सपेरिमेंट टाइप क्वेश्चन कर रहा हूँ जहाँ पे चारों में बोल दिया गया है कि चारों का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालो। ठीक है, तो पहला वाला देखो, पहले वाला में हमको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये है ट्रांजिशन मीटर, इसका चार्ज हमको मालूम होना चाहिए। तो पोटेशियम का चार्ज कितना है, +1, कितना पोटेशियम है 2, मैंगनीज X, कितना फ्लोरीन है 6, एक एक फ्लोरीन का चार्ज -1, ओवरऑल चार्ज 0 हो गया। तो X कितना आएगा, ये 6 इंटू -1, -6 यहाँ पे +6 हो जाएगा, और ये +2 यहाँ पे -2 मतलब +4। ठीक है, अभी देखो मैंगनीज एटॉमिक नंबर कितना है, 25 है। इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस के कौन है, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। इसके बाद 4s2 3d5 है। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे देखो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। तो ले H2 से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 3d5 से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3d3 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन है जी, कैसे निकालेंगे देखो। ठीक है, अभी देखो F वीक लिगेंड है, F माइनस वीक लिगेंड, तो क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेड रह जाएगा। लॉस इन फेवर्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेड ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो T2G का एनर्जी कम है, Eg का एनर्जी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहले एंटर करेगा, लोअर एनर्जी में। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया एंटर किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना, अभी इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी करेंगे तो क्या होगा, CFAC। तो T2J में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है, एक एक का एनर्जी कितना है, 0.4 इंटू 3। Eg का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका एनर्जी कैलकुलेट करना बेकार है, पेयरिंग नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। पेयरिंग नहीं है तो डेल O हो गया कितना, -1.2 डेल O हो गया। तो ये 0 नहीं हो, ऑप्शन ए 0 नहीं हुआ। ये वैल्यू हो गया ना, हो गया ना इसका, जल्दी से करो। तो देखो ऑप्शन ए में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितना आया, -1.2 डेल O, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए क्रॉस। ऑप्शन बी में चले जा रहे हैं, देखो ऑप्शन बी में देखो, पोटेशियम का चार्ज +1 है, कितना पोटेशियम है, 3 है। आयरन का चार्ज हमको निकालना है X, 6 साइनाइड है, एक एक साइनाइड का चार्ज -1, ओवरऑल चार्ज 0, तो X कितना होगा, 6 इंटू -1 -6, राइट साइड में जाएगा तो +6, ये +3 माइनस यहाँ पे जाएगा तो -3, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, +3, मतलब आयरन का चार्ज यहाँ पे +3 है। तो आयरन एटॉमिक नंबर 26, तो नॉर्मली क्या होता है, Ar4s2 3d6, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, 18 + 2 20, 20 + 6 26। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो S2 से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 3d से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, हो जाएगा कितना, 3d5। 1 2 3 4 5, 3d5 हो गया। अब इसका CFAC निकालना है, देखो या ऊपर ऊपर 2 नीचे 3, T2G, ये Eg हो गया। ठीक है, अभी देखो लिगैंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना पड़ेगा, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, अभी हाथ में अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर्ड हो जाएगा, ये पेयर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, तो लिखेंगे कि Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड favors
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या 5 इलेक्ट्रॉन था, अभी लिगैंड हाई स्पीड स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो पहले एक एक करके अनपेयर्ड हो गया। पर हाथ में देखो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, हाथ में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना जरूरी है क्योंकि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो ये पेयर्ड हो गए, ये पेयर्ड हो गए। अभी CAPC निकालना है, देखो कैसे CAPC को निकालेंगे। देखो तो ये हो गया CFAC, जहाँ पे हमको T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, एक का एनर्जी कितना है 0.4 इंटू 5 डेल ओ। EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयरिंग कितना हुआ, दो पेयरिंग हुआ तो लिखेंगे क्या 2p। तो यहाँ पे कितना हो गया -2.0 डेल ओ प्लस 3p 2p। तो इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी 0 नहीं हुआ, कितना हो गया -2.0 डेल ओ प्लस 2p। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्रॉस। ऑप्शन सी में देखो पोटेशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम का चार्ज कितना है +1 है, कितना पोटेशियम है 3 है। आयरन का चार्ज निकालना है X6 फ्लोरीन है, चार्ज -1 हो गया 0, तो X हो जाएगा कितना 6 इंटू -1, ये राइट साइड में चला आएगा प्लस हो जाएगा, और ये +3 राइट साइड में चला आएगा -3 हो गया +3। ठीक है, तो Fe+3 जब होगा, कुछ टाइम पहले हमने लिखा Fe3+ मतलब आर्गन 3d5। ठीक है, 3d5 मतलब इनिशियली एक एक सब शेल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये 1 2 3 4 5, ये हो गया 3d5। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो लिगेंड है ये फ्लोराइड आयन, ये वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड के प्रेजेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेगा, इसमें पेयर्ड होना कोई बात नहीं है कि, तो लिखेंगे कि एज F- is a weak field ligand, comma, it favors हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रह जाएगा। हाई स्पिन मतलब क्या होगा, हाई स्पिन मतलब स्पिन ज्यादा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है सपोज, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट को नॉलिफाइड कैंसिल करने के लिए कोई एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन का स्पिन नहीं है, तो ये फ्रीली घूम रहा है, ये भी फ्रीली घूम रहा है, फ्रीली घूम रहा है, तो स्पिन ज्यादा है ना। सपोज सभी का मैग्नेटिक मोमेंट +12 है, तो 5 इंटू +5/2 हो जाएगा, और -12 तो -5/2 हो जाएगा, ज्यादा है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी निकालना है। देखो ये हो गया नीचे T2G, और ऊपर में क्या है EG। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वीक लिगैंड क्या करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड ही रहने देगा। हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हमारे पास फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, EG में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस EG में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, हाई स्पिन है, सभी में एक एक करके इलेक्ट्रॉन है। अभी CFAC क्या होगा, CFAC देखो तो -0.4 T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, ठीक है, प्लस 0.6 EG में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, ब्रैकेट क्लोज, डेल ओ। पेयरिंग हुआ क्या, यहाँ पे नहीं हुआ, तो पेयरिंग कुछ नहीं लिखेंगे, तो 3 इंटू -4 कितना होगा -1.2, 0.6 इंटू 2 हो जाएगा +1.2, ब्रैकेट के बाहर डेल ओ, तो +1.2 -1.2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट है, जहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी 0 है। ठीक है, जिसको भी आज का वीडियो अच्छा लगे तो वो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक बटन को भी प्रेस कर देना, शेयर भी कर देना।
जिसको भी अच्छा लगे, बहुत लोगों का क्या उपकार हो जाएगा। जो नहीं पढ़ सकता उसको भी अच्छा लगेगा, क्या वो समझ गया ये बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, गुड नाइट।